चुनाव जीतने के लिए ये एक फॉर्मूला है। अब इसको बदलना चाहें तो मैं देख रहा हूं कि एक कन्वर्जेंस हो रहा है। वो कन्वर्जेंस में जो नेतृत्व है, इट्स अ स्ट्रेंज कन्वर्जेंस, इट्स एन आइडियोलॉजिकल कन्वर्जेंस बिटवीन तृणमूल एंड सीपीएम, हु वर ट्रेडिशनल राइवल्स, और कांग्रेस उसकी समर्थक बन रही है उस कन्वर्जेंस की। मुझे इसमें इस कन्वर्जेंस से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसमें डेवलपमेंटल स्पेस सारी हमारे पास आ जाती है और इसलिए वील लिव अप टू दैट स्पेस। अब इस कानून को बदलना, इस कानून को बदलने के लिए दोनों सदनों के अंदर बहुमत प्राप्त करना और उसका पॉलिटिकल सिस्टम आप जैसे लोगों को समझाना, दिस इज नॉट अ वन ऑफ शो दैट वी कैन डू इट। अब 26 मई से लेकर आज तक मैं ऐसे 25 रिफॉर्म स्टेप्स आपको गिना सकता हूं जो हमारी सरकार ने लिए हैं, और इस वक्त जो कुछ वो छोड़कर गए हैं इस तरह के काम, उसको अंडू करना अपने आप में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नई परिभाषा बन गई है। यानी आप स्वच्छ भारत को, पहले यूपीए के जो कार्यक्रम थे उनको स्वच्छ कर रहे हैं, उसके बाद भारत को स्वच्छ करेंगे। लेकिन मैं ऑडियंस की तरफ जाने के पहले एक आखिरी सवाल, ये किस तरह का कैबिनेट है जिसमें एक तरफ है अरुण जेटली और दूसरी तरफ है साध्वी निरंजना? ये किस तरह का कैबिनेट? आप दोनों के बीच में मैं कोई आइडियोलॉजिकल या कोई केमिस्ट्री नहीं देखता सर, एक तरह से, क्योंकि एक व्यक्ति कहते हैं रामजादा या हरामजादा, दूसरे आप कहते हैं। जिस तरह की राजनीति के बारे में आप बात करते हैं, क्या कहीं ना कहीं एक ढोरापन है कि नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स है कि नहीं? मैं इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं मानता हूं। जहां तक लैंग्वेज का प्रयोग था, इट क्लियरली लैक्ड इन सिविलिटी, और इसलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात स्पष्ट की पार्टी की मीटिंग के अंदर, और फिर संसद के अंदर खड़े होकर कहा कि ये बिल्कुल गलत कहा, उनको भी बतलाया। लेकिन इस देश का एक मिजाज आप समझ लीजिए, इस देश के मिजाज में केवल आप जैसे और मुझ जैसे लोग नहीं है, एक बहुत बड़ा समाज दूसरा हर प्रकार का है। अब वो एक समाज के वर्ग से आती हैं, जो वर्ग कहीं अति पिछड़ा वर्ग है, कहीं दलित माना जाता है, एक पर्टिकुलर सोशल बैकग्राउंड है। और किसी भी सरकार में, भारत जैसे विभिन्नता के देश में, हर प्रकार का वर्ग संसद में भी और पावर स्ट्रक्चर में भी उसका इन्वॉल्वमेंट तो जरूरी है। यानी अगर मैं दलित हूं तो मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता हूं? देखिए, दोनों चीजों को आप डिस्टिंग्विश कर दीजिए। आप सोशल एलिटिज्म से अपने आप को पहले मुक्त कर लीजिए, और फिर आप कहिए कि उन्होंने जिस शब्दावली का प्रयोग किया वो उचित नहीं थी, और इसलिए उनको ये समझाइए। लेकिन केवल ये कहना कि अरुण जेटली में और साध्वी में कोई तालमेल नहीं है, आपके इस वक्तव्य में जो सोशल एलिटिज्म की बू आती है, उससे हम लोग अपने आप को डिटैच कर लें। यानी आप कह रहे हैं कि आप इस सरकार में हिंदुत्व का एक ट्रैक रहेगा जो साध्वी रिप्रेजेंट करती है, और एक मिडिल क्लास एक्सेप्टेबल फेस रहेगा, चेहरा रहेगा अरुण जेटली। देखिए, आप शब्दावली अपनी चूज कर लीजिए, मैं वो शब्दावली के अंदर नहीं जाना चाहता। लेकिन किसी भी संसद में और सरकार में आप अगर लोगों को इन्वॉल्व कर, व्हाई डू वी कीप पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट? पीपल नॉर्थ ईस्ट मस्ट गेट अ रिप्रेजेंटेशन, ट्राइबल्स मस्ट गेट अ रिप्रेजेंटेशन। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये सारे वर्गों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करना, अब इसकी चुनौतियां भी हैं, और लेकिन उस चुनौतियों की वजह से उनको इन्वॉल्व ना किया जाए, इसको मैं उचित नहीं मानता हूं। नहीं, क्योंकि आज राहुल ने अमित शाह से पूछा अबाउट साक्षी महाराज, उन्होंने कहा मैं साक्षी महाराज के गोडसे के कमेंट पर कमेंट नहीं करूंगा, आप कमेंट करेंगे? मुझे डर कहीं है कि बीजेपी क्या एक तरह से दोहरी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि हमारा जो मूल एजेंडा गवर्नेंस का है, या देखिए गवर्नेंस का है, उस गवर्नेंस के एजेंडा को डिरेल करने का एक प्रयास होता है, और उस प्रयास में आप जैसे मित्र भी कई बार शामिल होते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल एमपीज की मीटिंग में कहा कि सर, हमने साक्षी महाराज को ये जो वक्तव्य उन्होंने, हमने तो नहीं कहा। अरे आप सुन तो लीजिए कि संसद के बाद जो माइक लेकर आप जैसे मित्र खड़े रहते हैं और हर बार हर किसी व्यक्ति से राष्ट्र के नाम संदेश मांगते हैं, वो देने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए कुछ लोग उसमें ट्रैप होके देते हैं और फिर उसमें से पीछे हटने की कोशिश करते हैं। शायद साक्षी महाराज के साथ यही हुआ। लेकिन इस वक्त हम गवर्नमेंट में हैं और गवर्नेंस एजेंडा को डिरेल मत होने दीजिए। चलिए, गवर्नेंस एजेंडा को डिरेल मत होने दीजिए। सवाल पूछेंगे
आपने 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 2 बार सवाल पूछे हैं। किसी और व्यक्ति से शुरू करते हैं, किसी और व्यक्ति से शुरू करते हैं जिससे सवाल पूछा नहीं हो। हाँ अशोक, आप सवाल पूछना चाहते हैं। अरुण जी, आपके बारे में कहा जाता है, जैसे राजदीप ने पहले कहा ये कि पार्लियामेंट के बाहर भी आपको पकड़ते हैं, यहाँ भी पकड़ेंगे। राजदीप ने पहले कहा कि मास्टरमाइंड है इस सरकार के आप, और कहा भी जाता है कि राजनाथ सिंह नंबर 2 हो, सुषमा जी नंबर 3 हो, लेकिन असली नंबर 2 आप हैं। कौन मंत्री बनेगा, किसका पोर्टफोलियो क्या होगा, किसको ड्रॉप किया जाना है, तमाम चीजें आप डिसाइड करते हैं। पावर सेंटर आप हैं असली सरकार के बीच में। क्या नरेंद्र मोदी को जब सीएम आपने बनवाया था उस जमाने में, क्या उनकी वफादारी, उस वफादारी का इनाम आपको मिला है कि हर काम आप डिसाइड करते हैं? बेसिकली वो आपको पूछ रहे हैं कि आप नंबर 2 है कि नहीं सरकार के। आप नंबर 2 है? एज अशोक सिंगल पिछले 10-12 साल से मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको भी मालूम है कि मैं बहुत समझ से इनके सवालों का जवाब देता हूं। ये इतने होशियार हैं कि एक बार मनाली में इसने अटल जी को भी ट्रैप कर लिया था और उसकी वजह से हमारे लिए बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। तो इसलिए अशोक जी, मेरा कोई नंबर नहीं है, मैं सबसे पीछे खड़ा हूं पंक्ति में। यस यस सर, यू हैव अ माइक? जस्ट टेक द माइक। थैंक यू सर। आपके अभी कुछ दिन पहले तक डिफेंस मिनिस्टर होते हुए जो आपने एफडीआई के ऊपर 49% की इंक्रीज की थी, उसके अंदर सर एक जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि जिस भी कंपनी ने जो मेजॉरिटी स्टेक है वो इंडियन होल्डर को देनी है, वो उस गिवन सिचुएशन में अपनी टेक्नोलॉजी क्यों शेयर करना चाहेंगे? और जो आपके पास प्रोविजन है स्पेशली उसको 76% और 100% ले जाने का, वो अपने आप में एक प्रोसेस है। जो क्लियर मैंडेट आपने दी है 4951 की, उसके अंदर इंडियन मेजॉरिटी होल्डर विल गेट द टेक्नोलॉजी एंड द एडवांटेज ऑफ समथिंग दैट समबडी एल्स हैज पेटेंटेड एंड मेड। इन दिस गिवन सिचुएशन, व्हाट्स योर व्यूज ऑन दिस? Well, this was one of the criticisms made by a small section which wanted more than 49. और हम लोगों ने ये निर्णय लिया था, बहुत सोच समझकर पुख्ता निर्णय लिया था। मेरा अनुभव ये है कि 51% और 74% जब हम कहते हैं ना, और विशेष रूप से डिफेंस सेक्टर में, लेट अस बी क्लियर, देयर इज नो सच थिंग एज नाउ 51% एंड 74%। अगर हम 51% फॉरेनर को देते हैं, फॉरेन पार्टी को, सो इंडियन पार्टी का 49% होगा। और इस वक्त भारतीय कॉमर्शियल जगत में ऐसा कोई नहीं है जो हाई इन्वेस्टमेंट एरिया में इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा 49 की इन ऑर्डर टू बिकम अ माइनॉरिटी स्टेक होल्डर। द बिगेस्ट इंडियन कॉर्पोरेट्स are not going to put in 49% to be a minority in the company. टेलीकॉम में हमने देख लिया, 51 became 74 and by pyramiding 74 became the ultimate. There is no sector with 51 and 74 which has survived at that, because Indian corporates don't have that kind of a financial capacity to sustain that. Secondly, 51% actually means that a plant located in Germany or US or France will physically shift to India without any domestic capacity building. That is not the objective. अब जब मैंने 49 का निर्णय लिया तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की हर महीने मैंने मीटिंग्स शुरू करवाई, जो मनोहर पारेकर जिनको कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने मेजर ऑर्डर्स पे कंडीशन लगाई। पहला ऑर्डर दिया 58 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, उस पे कंडीशन लगाई ओनली इंडियन कंपनीज कैन अप्लाई। अब 58 डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट्स बनने हैं इंडिया में बाय एन इंडियन कंपनी विद अ 49% पार्टनर। और मैं आपको बतला दूं, कोई दुनिया की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी, एयरबस से लेकर नीचे तक, जो भागी हुई हिंदुस्तान नहीं आई। In search of an Indian partner, we can't ignore an order of 58 aircrafts. Next order हमने दिया, कोई 400 के करीब तीनों सर्विसेज को हेलीकॉप्टर्स चाहिए थे। 1/3 विदेश से आएंगे क्योंकि अर्जेंटली चाहिए थे, 2/3 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर होंगे। सारी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ गई।
इंडियन पार्टनर्स के साथ जॉइंट वेंचर्स करने के लिए, बिकॉज द साइज ऑफ द ऑर्डर्स इज सच दैट दे कांट इग्नोर इट। तो अगर कहीं एफडीआई के सक्सेसफुल होने का अंदेशा नजर आता है, इंश्योरेंस में जब खुलता है तो निश्चित होगा। इन इंश्योरेंस देयर इज अ लॉट ऑफ मनी, इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी वेटिंग टू कम इन। As far as defense is concerned, there is a flurry of activity of joint ventures going on. There are Indian corporates which have already at least 5 big ones and some small ones, which have gone into defense manufacturing. And now there is a flurry of activity with regard to joint ventures which people are wanting to enter with them. Let me get some more questions. Yes, madam. सर नमस्कार, मैं अमृता धवन हूँ कांग्रेस पार्टी से। सर मेरा सवाल है, क्योंकि आप हमेशा अपने आर्टिकुलेशन के लिए जाने जाते हैं, यू स्मार्टली एट टाइम्स ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द क्वेश्चंस, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एसबीआई बैंक ने जो 6200 करोड़ का जो फंड सैंक्शन किया है अदानी ग्रुप्स को, आपके ऊपर ये सवाल हमेशा आता है, लेकिन उस पर आप लोग हमेशा भाग जाते हैं कि अडानी जी नरेंद्र मोदी जी के अजीज हैं, क्या सिर्फ इसलिए उनको इस तरीके का एडवांटेज दिया गया कि ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर वहां पर सामने आमने बैठकर चेयरमैन को कहा गया कि आप देखिए इनको यहाँ पे ये प्रोजेक्ट देना है, जबकि उनकी इंडस्ट्री को बहुत सारे फॉरेन बैंक्स ने फंड्स देने से मना कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने साथ ले जाना और गवर्नमेंट वेंचर्स में जबरदस्ती उसके लिए एडवांटेज क्रिएट करना, क्या ये करप्शन का एक हिस्सा नहीं? मैडम मुझे लगा वो बैंकर थी, वो कांग्रेस की नेता है। आप बोलिए। आप नहीं, इसलिए फिक्शन राइटर होना जरूरी नहीं है उसके लिए। ये कहां से आ गया कि स्टेट बैंक के चेयरपर्सन को ब्रेकफास्ट टेबल पे बुलाया? डोंट रन अ पॉलिटिकल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ सच फिक्शंस। मैं आपको बताऊं, मैं इस देश का फाइनेंस मिनिस्टर हूं। किस कमर्शियल एंटिटी को किस पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पे डिपेंड करता है, उसके ऑपरेशंस क्या हैं। तो नवीन जिंदल की कंपनियों को जो पब्लिक सेक्टर बैंक फाइनेंस करते थे वो सोनिया गांधी दिलवाती थी क्या? नहीं, एक मिनट, आप बात सुनिए। सो लेट अस नॉट ट्रिविलाइज अ पॉलिटिकल डिबेट। देयर आर लार्ज बिजनेस हाउसेज इन दिस कंट्री विच गेट फंडिंग, दे गेट इंटरनेशनल फंडिंग, दे गेट फंडिंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और वैसे मैं आपको बतला दूं, अगर कोई इस वक्त इंडियन बैंक से पैसा ले रहा है ना, तो बहुत समझदारी का काम नहीं कर रहा, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंस आपको बहुत सस्ते इंटरेस्ट पे मिल रहा है और जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है वो बहुत महंगे रेट पे मिल रहा है। यानी अडानी को कोई फेवर नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले 10 साल में जो उनकी संपत्ति बढ़ी है, पहले गुजरात में और अब देश भर में। देखिए, मुझे लगता है कि कमर्शियल 10 साल में तो आपकी भी बहुत बड़ी है, तो इसलिए नहीं, एक मिनट आपने इसका जवाब देना पड़ेगा। राजदीप और अडानी में आप कंपेयर मत कीजिए। डोंट बी कवर स्टोरी इन अ मैगजीन। देखिए, मैगजीन, नाउ द फर्स्ट प्रिंसिपल यू मस्ट कीप इन माइंड, नेवर बिलीव द मीडिया entirely because there are many cover stories which appear in the media. Now I am saying, I am the finance minister of this country, that he has applied for a loan to a bank is news to me from the newspapers. We don't get into these kind of transactions, and therefore if he has credit worthiness, he will get a loan. If he has no credit worthiness, the bank will not give a loan. Secondly, the state bank itself has clarified, we have not given him a loan. There is a proposal he has made. We have signed an MOU to consider whether we have to give it to him or not. The bank has made this statement, Sandeep. And mind you, amongst the public sector banks, State Bank with its moderate banking policies and image, it's a traditional bank. It has one of the best bank chairpersons today. So I am sure they will consider it on merit and give it or not give it. Okay. Sandeep. Mr. Jaitley, pardon my voice, lost my voice, but quick question for you. आपने विनिवेश का बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा है, 43,000 से ज़्यादा। जो पहला आपने ऑफर फॉर सेल किया सेल का पिछले हफ्ते, उसमें एज ऑलवेज वी फाउंड कि अल्टीमेटली LIC insurance companies etc. were pressed into service because there was no offtake for sale. Now you have a Coal India IPO which is over 22,000 crore. Then you have other big IPOs. Also, money will move away from the primary market into the secondary market. So how will you deal with this, and will money keep shifting? Sandeep, first of all, let's see. When I, in a lighter vein, told Rajdeep, never believe headlines entirely. Now look at the SAIL IPO.
you have approximately 1700 crore odd IPO. After a long time, you had the retail segment which was oversubscribed 2.5 times. Normally to fill up the retail quota, because retail investors are not coming into the market, is normally difficult. It was oversubscribed 2.5 times. Even the institutional investors is oversubscribed twice over, which effectively means that for a 1700 crore issue, you had offers worth about 4,500 crores. अब 4,500 crore में से अगर LIC और अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने 700 करोड़ के लिए बिड किया है, तो उसको आप कह रहे हो इंस्टीट्यूशंस हैव बीन, अब वो स्टॉक मार्केट के जो रूल्स हैं वो टाइट हैं, आपको उनको देना पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़े लिबरल रूल होते तो मैं तो फेवर करता सारा का सारा जितने रिटेल इन्वेस्टर्स ने किया सबसे पहले उसको कर दो। You could not allot a single share to these institutions and still have an oversubscribed issue. But one newspaper set an agenda by giving a headline, LIC comes to the rescue. भाई 1700 के अगेंस्ट 4,500 की ऑफर्स आई हैं, उसमें 700 LIC का भी है। So LIC, we could completely ignore LIC and still you could have an oversubscribed issue. ऐसा देखिए, I have an ambitious target because also for various factors, including the fiscal deficit target to be met, I intend going about not only till 31st March but thereafter with regard to various public issues that we have in mind of the various state PSUs, and I'm going to go ahead. How much we are able to exactly target by 31st March is an academic figure. Last two questions, Rahul. वित्त मंत्री महोदय, पिछले 6 महीने में हमने देखा है, यहाँ पे सर हमने पिछले 6 महीने में विदेश नीति के क्षेत्र में देखा है कि मोदी सरकार ने कई बहुत बोल्ड, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स फैसले लिए, जैसे कि सार्क के तमाम नेताओं को स्वेरिंग इन के लिए बुलाया, प्रधानमंत्री ने रिपब्लिक डे के लिए ओबामा को बुलाया। तमाम जब उद्योगपतियों से बातचीत होती है, तमाम जब इकोनॉमिस्ट से बातचीत होती है, तो उनकी एक लगातार शिकायत रहती है कि इकोनॉमी के क्षेत्र में नट्स एंड बोल्ट्स को फिक्स करने के लिए तो आपने कई चीज़ें की हैं, लेकिन कोई ऐसा बहुत बोल्ड फैसला जिसको देखकर विदेशी निवेशकों को या देसी निवेशकों को लगे कि वाकई सरकार बदल गई है और सूरत हाल पूरी तरीके से अलग है, ऐसा नहीं मिला। ऐसा क्यों ये धारणा बन रही है कि इकोनॉमिक क्षेत्र में हमने कोई बोल्ड बिग टिकट फैसले अब तक नहीं लिए? राहुल, sensationalism is not a part of economic planning, and therefore to say come out with a sensational budget, as I said, जो बजट होता है वो एक दिन होता है, बाकी 364 दिन भी अर्थव्यवस्था चलती है। अगर आप सीरीज ऑफ डिसीजंस देखिए, दैट गिव्स यू द बिग पिक्चर। अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर देना कंट्रोल एंड कमांड इकोनॉमी को, इससे ज्यादा करेजियस डिसीजन कोई नहीं था। और यह कहना कि नई बॉडी बनेगी जिसमें स्टेट्स के लोग आएंगे, अब ये वो कदम थे जो आज से 20 साल 91 के बाद से उठाने चाहिए थे, वो किसी ने नहीं उठाए। डीजल को बाजार के साथ लिंक कर देना, ये खड़े होकर कहना कि मैंने संसद में 2 बार कहा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी पूछा, उन्होंने कहा आप सब्सिडी हटाने वाले हैं, तो मैंने कहा आप मुझे बताइए मुझे एलपीजी की सब्सिडी क्यों मिल रही है और आपको क्यों मिल रही है? आई एम आस्किंग यू, इज राहुल कंवल एंड अरुण जेटली इंटाइटल्ड टू द एलपीजी सब्सिडी? अब इस तरह को भी अगर, पर आप सब्सिडी हटा नहीं रहे हैं। सवाल यह है कि कुछ मुद्दों पर आप एक तरह से आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, पॉलिटिकल रियलिटी। राजदीप, पेट्रोल इज टुडे विदाउट सब्सिडी, डीजल इज टुडे विदाउट सब्सिडी। The Expenditure Management Commission is going to recommend in a phased manner what is to be done with others. But be very clear, as far as vulnerable sections of the society are concerned, they are entitled to subsidy. The UPA model where Rajdeep Sardesai and Arun Jaitley also get subsidized by borrowing money from the world, that is not my planning. ठीक है, let me get one question. Yes, sir. Last question there. नमस्कार सर, मेरा नाम अमित खेमका है, मैं लॉयर हूं और लीगल एक्टिविस्ट हूं। मैं एक सवाल, बहुत सारे सवाल इकोनॉमी पे हुए हैं, मैं क्योंकि वकील हूं और आपका हम लोगों से बहुत अंतरंग ताल्लुक है, इसलिए मैं सवाल
जुडिशल सिस्टम के ऊपर करना चाहता हूँ। पहले जब आप NDA 1 में लॉ मिनिस्टर थे तो आपने बहुत सारे काम शुरू किए, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जैसे कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स, और बहुत तेजी के साथ आप जा रहे थे। अब जब रविशंकर प्रसाद जी मिनिस्टर बने तो उन्होंने भी आते ही बहुत सारे काम किए अचानक, लेकिन फिर उस स्पीड में एकदम से ब्रेक लगा और मिनिस्टर ही बदल दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि जहां परिस्थिति ये है कि करीब 33% वैकेंसीज हाई कोर्ट में हैं, करीब 25% वैकेंसीज लोअर कोर्ट में हैं, वहां पर एक मिनिस्टर जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहे थे उनको हटा देना और दूसरे एक मिनिस्टर को ले आना जो कि शायद वकालत में भी नहीं है, पिछले वकील तो जरूर हैं वो, लेकिन वो वकालत में भी नहीं है, तो कहां तक एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस that is there no urgency so far as judicial system is concerned? और इसके साथ साथ ये जुड़ा हुआ है, कई लोग समझते हैं कि जेटली जी, मोदी जी और एक दो व्यक्तियों को छोड़कर टैलेंट का अभाव है। आपके मिनिस्टर अच्छे, आप लोगों ने अच्छे लोगों को बाहर से नहीं लाया है और जो कुछ आपके बीजेपी में भी थे उनको आपने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। तो एक तरह से जो टैलेंट है उस टैलेंट का आपने पूरी तरह से उपयोग नहीं किया। अरुण शौरी को आपने नहीं लाया है, बाहर से आप लोगों को लाते नहीं हैं। देखिए, पहले आपके मैं प्रश्न का उत्तर दे दूं। आप वकील हैं इसलिए समझते हैं कि इस देश में सरकार जज नहीं बनाती है और सरकार जजेस की नियुक्ति को रिकमेंड नहीं करती, चाहे लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर जजेस अपॉइंट जजेस, और इसलिए जजों की नियुक्ति में विलंब हो उसका सेंटर में पोर्टफोलियो में कौन मिनिस्टर है उससे क्या ताल्लुक है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रेकमेंड करते हैं सरकार उसको नोटिफाई करती है। इसलिए अगर उस प्रक्रिया में देरी है तो सरकार में किस मिनिस्टर को क्या काम दिया जाता है उसका तो उससे कोई संबंध नहीं है। और राजदीप, अगर आपके मन में कुछ सुझाव हैं आप निश्चित रूप से मोदी जी को, मैंने एक नाम दिया आपको, शौरी जी, आप निश्चित रूप से मोदी जी को दे दीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज आपको मैं निश्चित रूप से एक चीज बतला दूं कि इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज जो इस सरकार में गई हैं वो अधिकतर नए, यंग और कई बार फर्स्ट टाइमर्स को गई हैं। उस वक्त आप जैसे मित्रों ने कहा कि क्या टैलेंट का अभाव है, मैं आपको बतला दूं मेरा अनुभव इसका बहुत अच्छा है। ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस जो थे वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं पाते थे और इसलिए किस क्षेत्र के अंदर क्या रिफॉर्म हो इसमें उनको कठिनाई थी। अब जिस गति के साथ पावर सेक्टर और कोल सेक्टर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, एक यंग मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, जिस गति के साथ पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान को अकेला खड़ा कर दिया और उसके बाद हमने बाली का टेक्स्ट WTO का अमेंड करवाया निर्मला सीतारमण ने। अब ये फर्स्ट टाइम मिनिस्टर्स हैं। अब कंपेयर टू ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हु वर ऑक्यूपाइंग दिस, अब यूपीए में एंटनी साहब बहुत सीनियर थे, उनको लगता था कि 49 करोगे तो देश की सुरक्षा को डिफेंस में खतरा हो जाएगा, उन्होंने 10 साल होने नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली एज इन मीडिया सो इन जर्नलिज्म grey wisdom is not necessarily the best. Sir, ऐसा है, I'm going to end there. We are approaching lunch, भोजन का समय है और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ भोजन लें, लेकिन मैं आपको आखिर में पूछूंगा व्हाट इज योर सीक्रेट कि आप मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, आप कॉर्पोरेट अफेयर्स भी एक तरह से संभालते हैं, इसके साथ साथ आप BCCI में भी बीच बीच में दखल देते हैं, आप इतने कम समय में इतना ज्यादा काम कैसे कर पाते हैं? आपके सीक्रेट क्या है? एक कोई सीक्रेट होगी। देखिए, एक तो मैंने जो आखिरी आपने कहा वो सब छोड़ दिया है, क्रिकेट को बिल्कुल छोड़ दिया है। मतलब देखता हूं पर उसके अलावा शौक है मुझे खेल का, इसलिए क्रिकेट, हॉकी इन सब के साथ मैं देखता हूं, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूं। जहां तक दूसरे हैं, आई एम एसेंशियली अ टीम पर्सन। पार्टी में भी मैं बचपन से हूं, ABVP में रहा, BJP में रहा,
और जो जिम्मेवारी दी जाती है एक टीम पर्सन के नाते करना पड़ता है। और क्योंकि क्रिकेट का शौक है तो बैटिंग ऑर्डर में भी कहीं भेज दें, विकेट कीपिंग से बॉलिंग तक करवा लें। पर कैसे करते हैं? आईएसबी एक तरफ और दूसरी तरफ फाइनेंस, आसान तो नहीं होगा। देखिए, मेन चुनौती फाइनेंस की एक दिन मैं देखता हूं आप रजनीकांत और अमिताभ बच्चन के बीच में बैठे रहते हैं और दूसरे दिन आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठे रहते हैं। देखिए, अब जिम्मेवारी है तो उसको निभाना पड़ता है, लेकिन मैं फाइनेंस को अपनी मुख्य जिम्मेवारी मानता हूं और उसके अलावा प्रधानमंत्री जो काम देते हैं और जितने समय के लिए देते हैं वो निभाना पड़ता है। यानी अशोक सिंघल ने सही कहा, आप नंबर 2 हैं। दोस्तों, अरुण जेटली, द कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत धन्यवाद देते हुए अरुण जेटली जी से मैं निवेदन करूंगी कि कुछ देर के लिए रुकें, क्योंकि हमारे एडिटर इन चीफ और चेयरमैन अरुण पुरी जी आपको एक भेंट देंगे।